कोहबर की शर्त भाग 7। सवेरे के लगभग 10 बजे थे। सावन का आकाश बादलों से घिरा हुआ था, किंतु हवा होने से बादल उड़ते जाते थे। चौबेपुर जाने के लिए सोना की धारा और हवा दोनों माफिक थी। सोना का पानी अभी बहुत गंदा नहीं हुआ था। नदी के दोनों ओर जनेरा, सांवा और जोन्हरी के हरे खेत लहरा रहे थे। ठंडा सुहावना मौसम नाव खेने के लिए मन में और भी उत्साह भर देता था। चंदन और गुंजा दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। दोनों रह रहकर एक दूसरे को निहार लेते। रंगरेज के हाथों रंगी हुई पीली साड़ी पर अबरख हवा से साड़ी के हिलने पर रह रहकर चमक जाता था। गुंजा की स्वस्थ भरी गोरी देह पर पियरी खिल रही थी। कलाइयों में की भरी हुई चूड़ियां और चांदू के बिछुए हवा के तनिक हिल जाने पर बज उठते थे। सुघड़ सलोने मुख की काजल से भरी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंखें चंदन के मुख पर टिकी रहती। जब कभी चंदन ताक देता तो गुंजा लजाकर दूसरी ओर देखने लगती। आज गुंजा को लग रहा था कि 4-5 महीनों के दिन जैसे खेल में ही बीत गए। नाव पर चढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे बलिहार के बाहर भी आना है। भीतर भीतर गुंजा के मन में रह रह कर कुछ कचोट रहा था। लगता था बलिहार में कुछ छूट गया है। नाव दाएं किनारे से बढ़ रही थी। अहिर का बेटा दशरथ बेहद चतुर था। गुंजा से बोला, घर में तो चंदन से तुम इतना बतियाती थी, गुंजा बबुनी अब यहाँ क्यों चुप्पी साध ली? गुंजा मुस्कुरा पड़ी तो दशरथ फिर बोला, हमारा बस चलता तो वैद्य जी से कहते कि छोटी बेटी को भी इसी घर में डाल दो। घोड़ी पर सवार होके जगत जवान छान मारेंगे, लेकिन चंदन जैसा लड़का नहीं पाएंगे। कोई दूसरी संतान तो उनको है नहीं। साथ सहेला से चंदन के साथ ब्याह कर छुट्टी पाते। बबनी का मन हो तो मैं वैद्य जी से और काका और ओमकार भैया से भी कह सकता हूँ। लेन देन में क्या रखा है? दान दहेज तो बहुत मिलता है, लेकिन वर कन्या की ऐसी जोड़ी नहीं मिलती। बोलो गुंजा बबनी, क्या कहती हो? दशरथ हंसने लगा। गुंजा कुछ लजाकर चंदन की ओर ताक आंचल से मुंह तोपकर हंसने लगी तो चंदन बोला, तू अगुवाई और उपरोहिती दोनों करना। दशरथ चिढ़ गया, ए चंदन, अहिर का बेटा हूं तो क्या हुआ? एक बार अगर तुम मुंह खोल दो तो ओमकार भैया से तुम्हारे सामने न कह दिया तो कहना असल का नहीं। अच्छा लग्गी मार, बहुत बड़बड़ कर न बोल। थक गया हो तो ला लग्गी, अब हमें दे दे। थका तो नहीं हूँ, लेकिन अगली फेंक पर दाव पड़ता है। गुंजा बबनी तुम्हारे पास बीच में आकर बैठ जावे तो नाव की चाल तेज हो जाए। दशरथ की बात पर चंदन ने घूमकर पीछे दशरथ की ओर ताका। उत्तर में दशरथ ने आंखों में ही चंदन से कुछ कहा। चंदन ने तो कुछ नहीं कहा, पर गुंजा अपने आप ही चंदन की बगल में आकर बैठ गई। कोरी रंगी हुई साड़ी की कुंवारी गंध चंदन की देह मन में भरने लगी। चंदन ने बगल में बैठती हुई गुंजा को एक अजब भाव से निहारा। नाव के पाटे हुए चांचर की कोर पर बैठकर अपने और अगले फेंक के बीच की खाली जगह में चंदन और गुंजा दोनों ने पैर लटका लिए थे। नाव में थोड़ा सा पानी था। दशरथ ने एक बार तेजी से लग्गी मारी। नाव की चाल बढ़ी और अगला फेंक पानी की सतह से कुछ ऊपर उठ गया तो उधर का सारा पानी ढरक कर गुंजा और चंदन के पैरों को धो गया। गुंजा के रंगे हुए पैरों का लाल रंग पानी में छूटने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक चंदन ने नीचे पैरों की ओर देखा तो पाया कि गुंजा के गीले पैरों से छू छू कर उसके अपने पैरों का भी रंग लाल लाल धब्बों में उतर आया था। चंदन अपने और गुंजा के लाल रंगे पैरों को वैसे ही निहारता रहा। गुंजा का ध्यान गया तो बोली, क्या देख रहे हो? नीचे पैरों को देखो। गुंजा ने देखा तो लाज से गड़ गई। चंदन गुंजा के भोले चेहरे को देखने लगा और गुंजा चंदन के पैरों पर लगे लाल लाल धब्बों को निहारती गहरी लाल रंगों से रंगी अपनी एड़ी चंदन के नाखूनों पर रगड़ने लगी। यह क्या? जब रंगा तो पूरी तरह रंग जाए। दे क्या, एक बार तो रंगना है ही, लजाते क्यों हो? चंदन अपना पैर निकालकर नदी में लटकाकर धोने लगा तो नाव कुछ ओलारी। दशरथ का ध्यान टूटा तो बोला, क्या है चंदन? कुछ नहीं, तुम लग्गी मारो। और चंदन ने अपने दोनों पैर थोड़ा सा ऊपर करके दशरथ को दिखा दिए। दशरथ मुस्कुराकर रह गया। सहसा दशरथ गाने लगा, पाकल पाकल पानवा खियावे गोपी चानवा, पेरितिया लगावे लारे, अरे अरे रे, पेरितिया लगावे लारे, बेईमनवा पेरितिया लगावे लारे।
नाव पानी चीरती गई। दशरथ के गीत के बोल हवा में पीछे छूटते गए और ऊपर आकाश में एक के बाद एक बादल के टुकड़े सूरज को ढकते हुए मौसम सुहावना करते गए। अभी कितनी दूर है चंदन? आधे से अधिक तो आ गए। देखो वह रहा तुम्हारे गांव के सिवावन वाला बरगद का पेड़। गुंजा ध्यान से देखने लगी। अरे दीपा सत्ती वाला कहो। और गुंजा ने मन ही मन दीपा सत्ती को प्रणाम किया और सोना का जल लेकर अपने सिर पर छिड़क मन ही मन मनौती मानी कि हे दीपा सत्ती, यदि चंदन ने मेरी मांग भरी तो गा बजा के चुनरी से तेरी गोद भरूंगी। फिर अपने आप ही चंदन से कहने लगी, सुनो चंदन, हमारे गांव में एक चौबे थे। उनकी बेटी थी दीपा। ब्याह के समय लोग कहते हैं कि वे 14 साल की थी। ब्याह के बाद दीपा ने कोहबर में बैठे हुए अपने वर को देख लिया जो 45 साल का था। कोहबर की रस्म जब पूरी हो गई तो पिछवाड़े खिड़की की राह से निकलकर दीपा इसी सोना में डूब मरी। भोर में उनकी लाश इस पेड़ की जड़ में अटकी मिली। पहले सोना में 12 मास पानी भरा रहता था, लेकिन तभी से गर्मी में ये सूख जाती है। उसी समय से इस पेड़ का नाम दीपा सत्ती पड़ा। इस गांव का चलन है कि हर लड़की अपने ब्याह के बाद विदाई से पहले अपने वर के साथ आकर दीपा सत्ती को पूजती है। तो तुम भी पूजोगी ना गुंजा? चंदन ने बीच में ही टोक दिया। और नहीं तो क्या? गुंजा ने लजाकर चंदन को देखा। नाव दीपा सत्ती के पास आ गई थी। गुंजा फिर कहने लगी, इनसे लोग मनौती मांगते हैं और पूरी भी होती है। चंदन तुम भी मनौती मांग लो ना। किसके लिए? चंदन ने शरारत भरी हंसी हंसकर पूछा। अपने लिए और किसके लिए? गुंजा कुछ खींचकर बोली। किस बात के लिए? चंदन ने फिर पूछा। जिस बात के लिए तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारे मन की बात मैं क्या जानती हूँ? गुंजा ने बड़ी सरलता से कहा और फिर सोना की बहती धार की ओर ताकने लगी। चंदन भी उसी सरलता से गुंजा को निहारने लगा। बक, हमको क्या निहारते हो? मांगो न मनौती। चंदन हंसकर कहने लगा, हे दीपा सत्ती। गुंजा ने बीच में ही टोक दिया, ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर कहो। और गुंजा चंदन की दोनों हथेलियां जुटाकर सामने की ओर बढ़ाकर बोली, अब कहो, हे दीपा सत्ती, अगर गुंजा को अच्छा सा मनचाहा वर मिला तो मैं तुम्हारे ये पकवान चढ़ाऊंगा। गुंजा ऊपर से खींच गई। जोर से चंदन की पीठ में चिकोटी काटकर बोली, मनौती में भी हंसी करते हो? कहूँगी पूरब चलने को तो चलोगे पश्चिम। गुंजा की इतनी चिंता है तो क्या? चंदन ने कहा। कुछ नहीं, हर समय हंसी। गुंजा दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। चंदन गुंजा के पास सरक कर बैठ गया। नाव दीपा सत्ती को पार कर गई थी। हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? गुंजा ने चंदन से धीरे से पूछा। जाने वाले के पास अंतिम समय में घड़ी भर बैठ लेने से कौन सा सुख मिलेगा? अब जब बाकी दिन अकेले ही काटने हैं तो घड़ी भर का यह संग साथ तो और भी कचोटता रहेगा गुंजा। इतने दिनों के बीच गुंजा से चंदन ने इतना खुलकर कभी नहीं बोला था। गुंजा ने दूसरी ओर आंख फेर ली। फिर सोना के जल में टप टप आंसू गिरने लगे। जिस वर्ष सोना में बाढ़ न आती उस वर्ष बलिहार के पास पड़ोस के गांवों की सरेह में भदई कसकर होती थी। अगर बाढ़ आ गई तो हजारों बीघा में छाती भर ऊंची खड़ी फसल गंगा की गोद में चली जाती। इन खेतों में भदई बोना जुए का खेल था। सब कुछ जानते हुए भी इन गांव के अधिकतर लोग यह जुआ प्रति वर्ष खेलते थे। 20 बिगहवा खेत की अपील माल की बड़ी अदालत में हो गई थी, किंतु अचलगढ़ का जमींदार 20 बिगहवा पर कब्जा कर लेने की ताक में लगा हुआ था। दवरी और सावन के बाद जब लोगों की खलिहानें उठ गई तो बैसाख के आरंभ में ही काका ने गांव का बिटोर किया। जामुन वाली परती में सांझ के समय सूरज डूब जाने के बाद गांव के बड़े बड़े तथा नवियों की जुटान हुई। पहले 20 बिगवा में भदई नहीं बोई जाती थी। काका ने बिटोर में प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष इसमें भदई बोई जाए और लगन से खेती की कोड़ाई हो। गांव के बहुत से मजदूरों से 20 रुपए बिघे की दर से अपने खेत कोड़वा लेते थे। काका के प्रस्ताव पर लोग हंसे। काका ने खड़े होकर कहा, 20 बिगवा को अगर बचाना है तो जैसे मैं कहता हूँ गांव भर को उसमें मदद देनी होगी। अदालत कानून अब तुम ही हो गए। सुमेश्वर मिश्र बोले, अदालत कानून के नाम पर खेती की सारी आमदनी तो हड़प गए कृपानिधान। अगर भैंसी न होती तो हिसाब की बही भी न मिलती। अब दाल भात में ऊँट का ठेहुन बनोगे तो ठीक न होगा। बाढ़ बाढ़ गए, 9 हाथ का पगहा भी लेते गए। न करेंगे न दूसरों को करने देंगे। सुमेश्वर मिश्र चुप लगा गए। काका फिर बोले, हमारी राय है कि गांव के 20 आदमी रोज खेत कोड़ना शुरू कर दे। घर पीछे एक आदमी अपनी पारी पर रोज खेत कोड़ने जाए। गांव में जितने घर है उसके हिसाब से एक घर की पारी 7 दिन में एक बार आएगी। पारी आरी बांधने चलाने की झंझट कौन संभालेगा? किसी ने कहा, सब मैं कर लूँगा, इसका भार मुझ पर रहेगा, बस गांव हमारी पीठ पे तैयार रहे। काका अपना जनेऊ निकाल कर बोले,
अचलगढ़ के जमींदार अदालत से भले जीत ले, खेत पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन करना क्या होगा? करना यह होगा, काका बोले, गांव के लोग अपने इस खेत को बोवें। 20 बिगवा खेत की आमदनी कम नहीं होती। आधी आमदनी घर पीछे बांट दी जाए, बाकी का आधा मुकदमा की पैरवी में लगे, बाकी गौजी धन के खाते में जमा हो। गांव को अगर विश्वास हो तो आमदनी खर्च का हिसाब मैं करने को तैयार हूँ। बिटोर में आए हुए लोग सचेत हुए, आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका हिमालय किसी दृढ़ता से भीड़ के बीच में खड़े होकर चारों ओर ताकते रहे। कुछ देर तक जब कोई न बोला तो काका फिर बोले, हाँ या नहीं का जवाब तो गांव की ओर से मिलना ही चाहिए। खेत 20 बीघे का है, गांव के मान का सवाल ऊपर से है। सब लोग चुप हो एक दूसरे से फुसुर फुसुर बतियाते रहे। काका कोई उत्तर न पाकर फिर बोले, या तो गांव हाँ करे या कोई दूसरा उपाय रखे। अच्छा, हम लोगों को काका की बात मंजूर है। गांव के 2-4 नवही और 1-2 प्रौढ़ व्यक्ति एक साथ ही बोल पड़े। फिर बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसी समय काका भीड़ में बैठे हुए 20 आदमियों के नाम बोलकर बोले, कल अच्छा दिन है, ये लोग भोर में 20 बिघवे कोड़ने पहुंचेंगे। लोगों ने मंजूरी दी, बिटोर उठ गया। उसी समय अपने खंड में आकर काका ने गांव भर के घर जनवा की एक फहरिस्त बना ली। भोर में उठकर जिस जिसको जाना था उसे खंड में जाकर जगह आए। 20 आदमी थे। 21वें काका स्वयं अपनी कुदाल लिए 20 बिघवा में पहुंच गए। कतार में खड़े 21 आदमियों की कमर भर ऊंची बेंट वाली कुदालें सिर के ऊपर उठकर खेत में धंसती और तो धरती जैसे दहल जाती। ऐसा प्रतिदिन होता। दूसरे दिन जिसकी पारी होती, काका सांझ को ही उसके घर जाकर बता देते और स्वयं भी खेत पर नित्य आते। दिन भर इधर उधर व्यर्थ बैठे रहने वाले, विशेषकर चैत बैसाख के लगन के दिनों में रोज नाच देखने की टोह में लगे रहने वाले काका के जीवन में ऐसा परिवर्तन देख गांव के लोग बेहद अचरज करते। किंतु काका थे जो 20 बिघवा की चिंता में सोते, 20 बिघवा की चिंता में जागते। अड़ोस पड़ोस के गांव में एक से बढ़कर एक नाच नौटंकियां आई। लोगों के चलने का लालच भी दिया, किंतु काका ने सुना और हंसकर टाल दिया। किसी ने बहुत जोर दिया तो बोले, हमारे लिए नाच नौटंकी तो अब 20 बिघवा है यारो, गांव की आन रही तो बहुत नाच नौटंकी देखने को मिलेगा। 4-5 दिनों के बाद लोगों ने न जाने कहां से इतनी लगन समा गई कि बिना बुलाए बिना पारी के लोग खेत कोड़ने जाने लगे। 20 की जगह 30-30, 40 आदमी खेत कोड़ने आने लगे। गांव भर में काका ने जैसे शंख ध्वनि फूंक दी। 10-10 साल के बच्चे तक ललक उठे। कोड़ने वालों के संग झुंड के झुंड बच्चे भी आने लगे। बड़े लोग खेत कोड़ते, लड़के दुबे चिकुड़ते, ढेले फोड़ते। दिन भर कोड़ाई, सांझ को दिन डूबने के बाद जामुन वाली पड़ती में गांव के लोगों की जुटान और केवल 20 बिघवा की चर्चा। सिर पर अंगोछा घुटने तक मुड़ी हुई धोती पहने 40-40 आदमियों की कुदालें सिर के ऊपर एक साथ उठकर खेत में गड़ती तो देखते ही बनता। कभी तो अचलगढ़ के लोग जैसे तमाशा देखने आते। 20-22 दिनों की मेहनत में खेत कोड़ दिया गया। दुबे भी चिखुरकर लड़कों ने साफ कर दी। खेत पर एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक करैल माटी के बड़े बड़े ढेलों से भर गया था। पलिहार के लोगों ने चैन की सांस ली। काका को लगा यज्ञ का पहला चरण समाप्त हुआ। इसके बाद आषाढ़ की पहली बरसात में ही 20 बिघवा के करैल माटी के ढेले फूटकर छितरा गए। दूसरी तीसरी बार की बरसात में तो खेत फूल की तरह खिल उठा। काका घूमने जाते तो खेत देखकर उनकी छाती गज भर की हो जाती। भदई बोने का सवाल आया तो कुछ लोगों की राय हुई कि इसमें भदई न बोकर इकट्ठे कार्तिक में ही बुआई की जाए। किंतु काका इस बार फिर गरजे, 20 बिघवा बोया जरूर जाएगा। गांव अगर बीज का दाम न दे तो मैं दूंगा। और खेत में जनेरा बो दिया गया। देखते ही देखते छाती भर की फसल उगाई। गांव उसी तन्मयता से सोहनी निगरानी करता रहा। 6-6, 7-7 फीट के जनेरा के पौधे खेत में लहराने लगे और जब एक एक पौधे में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी तो बलिहार वालों की छाती जुड़ाने लगी। संजोग ऐसा हुआ कि उस साल सोना में बाढ़ न आई। काका का ललाट 2 अंगुल और चौड़ा हो गया। रात को अगोड़ने के लिए खेत में 20 ऊंची ऊंची मचाने गड़ गई। लोग अपनी अपनी पाड़ी पर खेत को अगोड़ने लगे। 20 बिघवा ने सोना उगल दिया। काका के खलिहान में सैकड़ों मन जनेरा का टाल लग गया। काका ने आधा अनाज बराबर बराबर गांव के प्रत्येक घर में बंटवा दिया। आधा बेच दिया गया और रुपए मुकदमे खर्च के लिए काका के पास जमा हो गए। जनेरा कट बिक जाने के बाद काका के मन में अपार हर्ष समा गया। बड़े विश्वास से वह 20 बिघवा के मुकदमे की पैरवी करते। क्वार भर तो सभी लोग इत्मीनान से रहे। सोचते थे कि कार्तिक में इस खेत को फिर से अच्छी तरह जोतकर गेहूं बोया जाएगा। कार्तिक में ही मुकदमे की तारीख पड़ी। आशा से पहले ही फैसला हो गया। बलिहार मुकदमा हार गया। काका का उत्साह 2-3 दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। न किसी के यहाँ
जाना, न किसी से बोलना, चुपचाप अपने खंड में पड़े रहते। गांव के लोगों ने उनकी उदासी का कारण समझा, उन्हें समझाया, पर काका थे कि खेत की चिंता में डूबे तो डूब गए। जामुन वाली पड़ती में गांव का बिटोर हुआ। लोगों ने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, अचलगढ़ के ठाकुर को खेत पर कब्जा न करने दिया जाए। खेत उसी तरह जोता बोया जाए। काका इस बार कुछ न बोले। अचलगढ़ के ठाकुर को इस बात की भी भनक मिल गई। डिग्री हो गई थी, इसलिए उसने कार्तिक में खेत बोने जोतने का निश्चय किया। बलिहार के भी जासूस ठाकुर का हाल चाल जानने की टोह में लग गए। दोनों ओर से भेद एक दूसरे की ओर खुलने लगे। ठाकुर अपने गांव के लठैतों के साथ हल बैल लेकर बिस्बिगवा आ पहुंचे। इधर से बलिहार के लोग भी लाठी भाले के साथ खेत पर बाढ़ की तरफ फैल गए। खेत की एक डडार पर बलिहार के लोग, दूसरे डडार पर अचलगढ़ के लोग लाठी भाले से लैस खड़े थे। हाँ, अचलगढ़ के लोग कम थे, जो थे ठाकुर के किराए के आदमी थे। इधर बलिहार के बच्चे बूढ़े तक उमड़ पड़े थे। खेत के बीच में ठाकुर के हल बैल आ गए। साथ में 5-7 आदमियों के साथ ठाकुर आगे बढ़ा। इधर से 5-5 आदमी और डोर से बंधे हुए लोटे में भरा जल लेकर निहत्थे काका। काका और ठाकुर में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोला, देखिए तिवारी जी, आप लोग मुकदमा हार गए हैं, तब खेत पर कब्जा क्यों नहीं करने देते? मुकदमा किस बात का हारे हैं ठाकुर? इस 20 बीघवा खेत का, जिसे डुमराव महाराज मुझे पट्टा लिख दिया था। और ठाकुर ने पट्टा का कागज काका को खोलकर दिखा दिया। यह पट्टा लिख देने से कुछ नहीं होगा ठाकुर। डुमराव महाराज के बाप ने जिस 20 बीघवा खेत को बलिहार को माफी दे दान कर दिया था, उस खेत का पट्टा लिखने का उनके लड़कों को कोई अधिकार ही नहीं। यह तो कानून की बात है तिवारी जी, इसका फैसला अदालत से हो चुका है। हुआ होगा, लेकिन इस खेत के सहारे जीने वाले बलिहार के लोगों का पेट अब कैसे भरेगा? इसका फैसला तो अदालत ने किया ही नहीं, तो हम क्या करें? तुम उसका फैसला करो। मैं? ठाकुर हंसा। हाँ, तुम्हें ही फैसला करना होगा। तुमको ही बताना होगा कि हर साल बलिहार की गरीब दुखी बेटियों की मांग में इस खेत के कारण सेनूर पड़ता था। अब क्या वे कुंवारी रहेंगी? जो विधवा असहाय औरतें इसके सहारे पलती थी, वे किसका आसरा देखेंगी? स्कूल और गांव के मंदिर का खर्च अब कहाँ से आएगा? यह तो तुमको बताना पड़ेगा। सारी दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया है, 20 बीघवा का तो लिया है जरूर। तो ठेका अधूरा क्यों ले रहे? पूरा ले लो। जिसकी महतारी के मालिक बने हो, उसके बच्चे को भी भार संभालो। काका के व्यंग भरे स्वर में अपार दृढ़ता थी। पीछे से बलिहार के लोग काका की पीठ पर उफन आए थे, किंतु हाथ के इशारे से काका हर बार उन्हें रोक देते थे। तिवारी जी बहस न करें, खेत जोतने की साइत बीती जा रही है। खेत कैसे जोतोगे ठाकुर? सैकड़ों वर्षों से जेठ बैसाख के ताप में जो खून पसीने बहा के जोत बोके इसके ढेले फोड़ फोड़ के अपना पेट पालते आए हैं, तुम समझते हुए इसे आसानी से छोड़ देंगे? काका के स्वर में तेजी आने लगी। छोड़ना तो पड़ेगा ही तिवारी जी, खेत निकालने के लिए ही तो मैं आज यहाँ आया हूँ। किसी की धरती और बेटी निकाल लेना खिलवाड़ नहीं है ठाकुर। मैं हर बात के लिए तैयार होकर आया हूँ तिवारी जी, लेकिन तुम आगे आगे क्यों बोल रहे हो? खेत तुम्हारा अकेले का तो है नहीं। अकेले का होता तब तो तिवारी तुम्हारी परछाई ढेंगने तक न आते ठाकुर। यह गौजी खेत है, काका ने अपना अभिमान तान कर कहा। चाहे जिसका भी हो तिवारी जी, हल के आगे से हटो, खेत पर हल चलने दो, साइत बीत रही है। ठाकुर झुंझलाकर बोला, हल नहीं चल सकता, हल नहीं चल सकता ठाकुर। तुम्हारे ऊपर खून चढ़ा है तो यही सही। काका ने चेतावनी दी। हल चल के रहेगा तिवारी जी, आज खेत जुत के रहेगा। ठाकुर जोश में आ गया। तो मैं भी हल के सामने से नहीं हटूंगा। चलाओ मेरी देह पे हल। और काका हल के आगे बेड़े लेट गए। अरे, यह बाभन मरेगा क्या? रमचुआ, ठाकुर अपने हलवाहे से बोला, पकड़ के इन्हें अलग कर दे। हलवाहा काका को हटाने को बढ़ा तो बलियार की भीड़ पीछे गरज पड़ी। खबरदार जो काका को हाथ लगाया। हलवाहा डरकर पीछे हट गया। तू चला, हल देखा जाएगा, ठाकुर ने हलवाहे को आदेश दिया। किंतु अपने सिर पर बलिहार वालों की सधी हुई लाठियां देख रमचुआ जहां का तहां खड़ा ही रह गया। नमक हराम साले, हट, मैं खुद हल चलाऊंगा। ठाकुर ने हल की मूठ पकड़ी और बैलों को पैना मारा। आगे लेटा हुआ आदमी देख बैल भी पांव उठाकर फिर वहीं खड़े रह गए। ठाकुर का क्रोध और बढ़ा। उसने सड़ाक सड़ाक लगातार बैलों को पैना मारना शुरू किया। हार कर बैल आगे बढ़े और काका को बचाकर लांग गए, किंतु हल का फाल काका की कोख में घच से घुस गया। खून फपक कर बाहर निकला। बलिहार की भीड़ में तूफान आ गया। सैकड़ों लाठियां एक साथ बरस पड़ी। ठाकुर के दल वाले टिक न सके। वे कहीं भागे, बैल कहीं भागे, किंतु ठाकुर पर एक साथ इतनी लाठियां पड़ी कि वह बुरी तरह घायल हो गया। कुर्ते की जेब से पट्टे वाला कागज बलिहार के लोगों ने निकाल लिया। काका लोगों के कंधे पर लदकर आए। सारा गांव उनके आंगन में जुट गया। खून बुरी तरह निकल रहा था, फिर भी काका होश में थे। बोले, पट्टा? ये रहा पट्टा काका, हम लोगों ने ठाकुर से छीन लिया, इसे फाड़ दो।
काका पट्टे का फटना देखते रहे। जब पूरी तरह फट गया तो बोले, लो 20 बिघवा बच गया, पर जुताई बुआई खुद करना, यही हमारी विनती है। काका ने चारों ओर खड़ी भीड़ को हाथ जोड़ दिए। भीड़ के लोगों की आंखें आंसुओं से तर, गले में हिचकियां बंधी हुई। इसमें रोने की बात क्या है भाई? एक के जाने से 20 बिघवा रह गया तो इसमें दुख की क्या बात है? जाना तो सबको है, आगे पीछे की बात है। दुनिया का काम देर सवेर से तो होता ही रहता है। पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए कुछ पीछे से किसी ने सहारा दे काका को कुछ ऊंचा उठाया। पेट पर जोर पड़ा, खून कुछ अधिक तेजी से निकला। काका गट गट एक लोटा पानी पी गए। खून और पतला हो बहने लगा। काका शिथिल होने लगे, आंखें झपने लगी। फिर देखते देखते बलिहार में जैसे हाहाकार मच गया। कुछ देर तो बड़ी भाग दौड़ रही, फिर सब अपार दुख में डूबकर शांत हो गए। गली गली, आंगन आंगन को जैसे एक ही सांप डस गया। अजीब सा भय, शंका और गहरा शोक सबके मन में भर गया। चरण पर बंधे हुए जानवरों को दाना भूसा डालने के लिए किसी की सुध न रही। भूख से बाएं बाएं चिल्लाकर बलिहार के जानवर भी चुप लगा दिए। काका की अर्थी उठी तो लगा जैसे कोई बयार गांव के बांस जामुन आम के पत्तों तक को सुखाकर झंझना गई। गांव भर में चारों ओर एक बेहद डरावना सूनापन बिखर गया। अर्थी जामुन वाली पर्ती में रख दी गई। पर्ती में रोज बैठने वाले काका आज जैसे लेटे हुए थे। हल्की सी कंपन की तरह हवा की बतास बही। जामुन की हरी हरी पीली पीली दर्जनों पत्तियां काका के डेह पर और अर्थी के अगल बगल बिखर गईं। सारा गांव पर्ती में उमड़ आया। उत्तिमा, गोड़, ठकुराइन, बिहसी, रमकलिया की माई सभी थी। अर्थी उठी तो वे हचक हचक कर रो पड़ी।